देन आगे आपका आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में भी जो डाइवर्सिफिकेशन है वो होना चाहिए, मतलब वेरियस टाइप्स होने चाहिए। Agriculture plays a very important role in the economic development. However, the vast majority of rural people work on land and there is a greater risk in depending on the agriculture. देखो एग्रीकल्चर पे केवल डिपेंड हो जाना ना बड़ी रिस्क है, क्योंकि ये मानसून पे डिपेंडेंट। मानसून में अच्छी बारिश हो गई तो आपकी एग्रीकल्चर अच्छी हो जाएगी, अदरवाइज बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। लिखा है देयर इज ए ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल ऑप्शन लाइवलीहुड ऑप्शन टू रूरल पीपल। तो रूरल पीपल के पास और भी ऑप्शन होने चाहिए। इस डाइवर्सिफिकेशन से उन्हें क्या फायदा होगा? पहला, टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री और गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, उनको और भी गेनफुल जो काम है वो मिल जाएंगे। टू इनेबल देम टू अर्न हायर लेवल ऑफ इनकम, उनको अदर सोर्सेज भी हो जाएंगे इनकम्स के लिए, केवल एग्रीकल्चर ही ना रहेगा। और टू इनेबल रूरल पीपल ऑफ ओवरकम पॉवर्टी एंड अदर ट्रबल्स, उससे उनकी पॉवर्टी दूर हो जाएगी। किस टाइप के सर डाइवर्सिफिकेशन हो सकते हैं? तो दो एस्पेक्ट हैं। पहला, क्रॉप प्रोडक्शन में डाइवर्सिफिकेशन कर दो, यानी फसलें जो हैं वो बदल बदल के सो करो वो, है ना। और दूसरा ये है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, आप अलाइड एक्टिविटीज की तरफ शिफ्ट हो जाओ, है ना। अदर अलाइड एक्टिविटीज एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी आप शिफ्ट हो जाओ, थोड़ा बहुत काम उसका भी करते रहो। जैसे आप चाहो तो जो है डेयरी फार्मिंग कर सकते हो, आप चाहो तो मछलियां पाल सकते हो, आप चाहो तो आप हॉर्टिकल्चर फूलों की खेती कर सकते हो। बहुत सारे अदर ऑप्शन भी आपके साथ हो सकते हैं, जो छोटे मोटे काम हैं खेती के साथ आप कर सकते हो, उससे भी आपकी इनकम बढ़ सकती है। तो सबसे पहले लेते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या कहता है? इट इन्वॉल्व शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम पे आपको आ जाना चाहिए। जैसे ये आपका फार्म हाउस है, आप काफी बड़ा फार्म हाउस है, आप इसमें जो है अलग अलग टाइप की जो फसलें हैं वो सो कर सकते हो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अगली बार इसमें नंबर 1 कर लो, इसमें नंबर 2 कर लो, इसमें नंबर 3 कर लो, इसमें नंबर 4 कर लो, बदलते रहो। उससे क्या है कि लैंड की जो फर्टिलिटी है ना वो बनी रहती है, वो खराब नहीं होती। तो इसी को कहते हैं शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। कहता है डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्व शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न बदल लो। फ्रॉम फूड ग्रेन टू कैश क्रॉप, कहता है फूड ग्रेन की जगह आप उनसे चलिए जिनमें आप कैश क्रॉप, यानी जिनके बदले में आपको कैश मिल सके। बेसिकली द मेन एम टू इज टू प्रमोट शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। तो आप सब्सिस्टेंस फार्मिंग से किस पे आ जाओ? कमर्शियल फार्मिंग। इसमें आपको कैश जो है वो ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑफ फार्मर ऑन 1 or 2 क्रॉप्स एज दे आर एंगेज इन ग्रोइंग एज वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप, एक ही फसल बोने की बजाय 3-4 क्रॉप्स को देखो कि अगर एक फसल खराब भी हो गई तो बाकी 3 तो चल रही है। There is a need to encourage farmer to take up cultivation of a wide variety of crops. It will also raise their income. उनको काफी वैरायटी जो है वो इसके अंदर कवर करनी चाहिए। Then है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटीज में क्या क्या कर सकते हैं? एज एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी ओवरक्राउडेड, भाई खेती तो काफी जने कर रहे हैं। द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द इंक्रीजिंग लेबर फोर्स नीड टू फाइंड अ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और आनी चाहिए। ये जिनको कहते हैं अपन नॉन फॉर्म सेक्टर। आप एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री, टूरिज्म, इन सब में जा सकते हो। दो सेक्टर विच हैव द पोटेंशियल बट सीरियसली लैक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सपोर्ट इंक्लूड ट्रेडिशनल हाउस होल्ड बेस्ड इंडस्ट्री लाइक पोल्ट्री, क्राफ्ट, हैंडलूम। इनमें भी आप जो है साथ के साथ काम कर सकते हो। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे एनिमल हस्बेंड्री। अब ये इंडिविजुअली क्वेश्चन भी जो है वो पूछे जा सकते हैं कि अभी एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है। एनिमल हस्बेंड्री और लाइव स्टॉक फार्मिंग इसे कहते हैं। इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इज कंसर्न विद द ब्रीडिंग, रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ द फार्म एनिमल। मतलब इनका फार्म बना लिया, जैसे अपन कहते हैं मुर्गी पालन है, सही है। इसके अलावा जो है हम गायों को जो है पाल सकते हैं, हम भेड़ों को पाल सकते हैं, उनसे ऊन भी मिल जाएगी, गायों से हमको दूध मिल जाएगा और देन हमें लेदर मिल जाएगा। ये सब चीजें हो सकती है। अंडर लाइवस्टॉक फार्मिंग कैटल, गोट्स, डक्स आर द वाइडली हेल्ड स्पीशीज। इंडिया ओन वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइवस्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। लाइवस्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल एंड न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली। सही है, तो इनसे ये फायदा आपका हो सकता है। एक आप डेयरिंग कर सकते हो कि सर आप है ना गाय या भैंसे खूब सारी पाल लें।
Dairying is that branch of agriculture which involve breeding, raising and utilization of dairy animals for the production of milk and various dairy products from it. सही है. Dairying is the business of producing, storing and distribution of milk and its product due to the successful implementation of Operation Flood. पूछा जा सकता है, important है. India ranked first in the world in milk production. ठीक है. ऑपरेशन फ्लड, जिसको कि व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो इसमें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी की इन 1970 जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इन द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ देयर चेयरमैन डॉक्टर वर्गीस कुरियन. नाम पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि किसने शुरुआत की थी. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम वाज टू क्रिएट ए नेशन वाइड मिल्क ग्रिड. एक मिल्क ग्रिड बनाया गया कि हाँ भाई सब जने जो है इस ग्रिड में अपना मिल्क दें. अंडर द ऑपरेशन फ्लड सिस्टम ऑल द फार्मर पूल देयर मिल्क प्रोडक्ट. सही है, वो सब जने जुड़ जाएंगे, अपने जो मिल्क प्रोडक्शन वो कर रहे हैं वो एक साथ बेचेंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रेड. हाँ, ग्रेड अलग अलग की जाएगी. एंड सेम इज प्रोसेस एंड मार्क्ड टू अर्बन सेंटर थ्रू कोऑपरेटिव. और इनको है ना जो अर्बन एरिया में मार्केटेड किया जाएगा वो कॉर्पोरेशन से किया जाएगा. द फार्मर आर अश्योर्ड फॉर फेयर प्राइस, और उनको फेयर प्राइस और फेयर इनकम की अश्योरिटी जो है दी जाएगी. इसके लिए गुजरात स्टेट ने एक सक्सेसफुल स्टोरी दी है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव विच हैज बीन फॉलोड बाय मेनी स्टेट्स. और अब उसको काफी सारे जने जो हैं उस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं. Meat, eggs, wool and other byproducts are also emerging as important productive sector for the diversification. ये सब भी हो रहे हैं. इसके अलावा फिशरीज, जैसे हिंदी में बोलते हैं मछली पालन. Fisheries refers to the occupation devoted to the catching, processing and selling of fish and other aquatic animals. सही. क्या फिशिंग में है? फिशिंग कम्युनिटी रिगार्ड एज वाटर बॉडी एज मदर. देखो जो फिशिंग कम्युनिटी होती है, जो कोली समाज जो बेसिकली इसमें होता है, वो क्या कहे कि इसमें समुद्र को जो है वो अपनी माता समझता है. क्योंकि वो उससे केवल मछली नहीं पकड़ता, अपन देखते हैं वो उससे क्रैब्स पकड़ सकता है, सी हॉर्स है, प्रून्स है, ये सब वो वहां से लेते हैं. उनका तो जो जीवन जो चल रहा है उन्हीं पैसों से चल रहा है, तो ये इसके लिए उसको क्या कहते हैं? एज ए मदर. सही है. वॉल्यूम ऑफ फिश प्रोडक्शन, ये क्या कहता है? 51% comes from marine sector, sea और ocean. कहता है fish production from inland sources contribute about 49% of the total fish production, और बाकी का 51% कहाँ से आता है? सी एरिया से आता है. यानी इनर एरिया से 49% है और आपके जो सी एरिया है उससे कहता है 51% है. धन बात आती है कि सर जीडीपी में फिशिंग जो हमारी इंडस्ट्री है वो कितना कंट्रीब्यूट करती है? 1.4% ऑफ द जीडीपी. अमंग स्टेट केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मेरीन प्रोडक्ट. वुमेन पार्टिसिपेशन, बेसिकली इसमें वुमेन पार्टिसिपेशन कहता है इवन दो वुमेन आर नॉट इन्वॉल्व इन एक्टिव फिशिंग, स्टिल 60% ऑफ द वर्कफोर्स इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड 40% ऑफ इंटरनल मार्केटिंग आर वुमेन. पकड़ने के काम में नहीं, लेकिन मार्केटिंग यानी बेचने का पूरा जो काम है वो वुमेन के हाथों में है. सही है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे फिशिंग इंडस्ट्री के. अब इसकी कुछ प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, कितना एम्प्लॉयमेंट इसमें जनरेट नहीं हो पा रहा. लो पर कैपिटा इनकम, इनकी इनकम कम है. लेबर एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पा रही. एंड हाई इलिटरेसी रेट एंड इंडेप्टनेस, यानी लोन में डूबे हुए हैं और इलिटरेट पर्सन है. सही. नेक्स्ट आपका आता है हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर क्या? हॉर्टिकल्चर रेफर्स टू द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, ट्यूबर क्रॉप, फ्लावर, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक. एरोमेटिक यानी जिनमें सुगंध होती है. प्लांट, स्पेशियस एंड प्लांटेशन क्रॉप्स. तो बेसिकली क्या है कि ये कहते हैं फूलों की खेती बेसिकली इसमें आ जाती है. इंडिया हैज अडॉप्टेड हॉर्टिकल्चर एज ए ब्लेस्ड विद द वेरिंग क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन. इंडिया में बहुत वैरायटी है. अपन देखते हैं यहाँ रेगिस्तान भी है, यहाँ पहाड़ भी हैं, यहाँ मैदान भी हैं, नदियां भी है, यहाँ प्लेटर पठार भी हैं, हर समुद्री जगह भी है, हर जगह की वैरायटी है. इस कारण से यहाँ जो है डिफरेंट टाइप की सॉइल जो है वो पाई जाती है, जो डिफरेंट टाइप की फार्मिंग के लिए यूज की जा सकती है. इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट दिस सेक्टर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अराउंड 19% ऑफ द टोटल लेबर फोर्स. हमारी टोटल लेबर फोर्स का 19% जो है वो इस काम में लगा हुआ है. आगे कहता है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? गोल्डन रिवॉल्यूशन पीरियड. दिस पीरियड 91 to 2003 था. ये गोल्डन रिवॉल्यूशन पीरियड कहलाता है बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड द प्लांट इन्वेस्टमेंट इन हॉर्टिकल्चर बिकेम हाईली प्रोडक्टिव
एंड सेक्टर इमर्ज एज ए सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन। इस 91-2003 के बीच में 12 सालों में इसमें बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। शेयर इन वर्ल्ड प्रोडक्शन, और इंडिया हैज इमर्ज एज ए वर्ल्ड लीडर इन प्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, बनाना, कोकोनट, कैशूनट एंड नंबर ऑफ स्पेशीज। ग्रेट स्कोप ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि फ्लावर हार्वेस्टिंग वगैरह जो के काम है नॉर्मली औरतों के द्वारा ही किए जाते हैं, तो इसमें वुमेन एम्प्लॉयमेंट खूब अच्छा होता है। देन आता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, refers to that branch of engineering that deal with the use of computer and telecommunication to retrieve and store, transmit information। ठीक है, कंप्यूटर का काम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? It has a positive impact on agriculture sector as it circulate information regarding emerging technology and application prices, वेदर, सॉइल, इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि वो कहते हैं कि आईटी कंप्यूटर का भी इसमें यूज करो। आज किसान को पता ही नहीं कि उसकी जमीन किस चीज के लिए अच्छी है, और वो फसल बो ही नहीं रहा, कोई और ही फसल बो रहा है, जिसके कारण मेहनत करने के बावजूद उसे उतना आउटपुट नहीं मिल पा रहा। सही है, तो उसको अपनी सॉइल की क्या करानी चाहिए? जांच करानी चाहिए, जिससे कि लैब रिपोर्ट से उसको पता लग जाएगा कि उसकी जो सॉइल है वो किस प्रोडक्ट के लिए अच्छी है, और उसको वही प्रोडक्ट जो है वो बोना चाहिए, उससे उसका आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगा। देन आपका आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर दैट रिलाइज ऑन टेक्निक्स सच एज क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, कंपोज एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। ये कहता है कि पेस्टिसाइड्स का यूज ना किया जाए, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल किया जाए, जिससे कि फसल को हार्म ना पहुंचे। दिस मेथड अवॉइड द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर का यूज इसमें नहीं होता है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हेल्दी फूड विदाउट हैविंग एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पे भी गलत असर नहीं पड़ता। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज द होल सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट रिस्टोर, मेंटेन एंड एनहांसेस द इकोलॉजिकल बैलेंस, और इससे जो आपका इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी खराब नहीं होता। और हम देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक फूड है इसकी डिमांड जो है लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इसमें सेफ्टी है, और सीधी सी बात है इसका टेस्ट भी जो है डिफरेंट और अच्छा होता है। सही है, आजकल तो कई लोग तो खाते ही केवल ऑर्गेनिक फूड है, इवन वो महंगा मिलता है, लेकिन उसके बावजूद ही वो खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। बेनिफिट्स क्या है? एक तो इकोलॉजिकल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफर्स ए मीन ऑफ सब्स्टिट्यूट कॉस्टलियर एग्रीकल्चर इनपुट, HYV सीड, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इंसर्ट के, वो लोकल और चीपर ऑर्गेनिक इनपुट को यूज करता है। ये सब तो महंगे मिलते हैं, ये सस्ते मिलते हैं, और उससे क्योंकि ऑर्गेनिक की डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड है तो एक्सपोर्ट बहुत इजी हो जाता है। और ये हेल्दी फूड होता है क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज होता नहीं, और एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ्टी है, क्योंकि वो पेस्टिसाइड जमीन को भी तो जहरीला कर देते हैं, तो उससे एनवायरनमेंट की भी सेफ्टी हो जाती है। लेकिन इसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग, इसकी इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, और मार्केटिंग करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा सा महंगा पड़ता है। लो यील्ड ये इतना प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि इसमें HYV सीड्स नहीं है ना, तो इसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, ये अपन को ध्यान देना है। शॉर्टर फूड लाइफ, क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं होता, दैट्स वाई इसकी लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होती। और लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स, केवल कुछ ही क्रॉप में होता है। The choice of production of off-season crop is quite limited। सही है। Need of agriculture finance rural credit, सर गाँव में एग्रीकल्चर फाइनेंस यानी पैसे की जरूरत है। क्यों? उनको जो है बीज खरीदने होते हैं, सीड्स खरीदने होते हैं, उनको एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जैसे ट्रैक्टर वगैरह वो सब खरीदने होते हैं। तो ये जो फाइनेंस है वो 2-3 तरीकों से बांटा गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये तो है टाइम के बेसिस पर, और एक है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस की क्या काम लोगे इस चीज में। तो सबसे पहले मैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ। ये होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट हो रहा है 15 महीनों से कम के लिए, और ये होता है बेसिकली सीड, फर्टिलाइजर, वेजेस वगैरह पे करने के लिए, और सच लोन रीपेड करंट इनकम ऑफ द फार्मर, ये करंट इनकम में से ही पे किया जाता है, ये 15 महीने का होता है। फिर आता है आपका मीडियम टर्म क्रेडिट, ये होता है 15 महीने से लेके 5 सालों तक। ये होता है बेसिकली प्रोडक्शन एक्टिविटीज लाइक कैटल परचेज करना हो, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट परचेज करने हो, और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज लाइक मैरिज, सोशल रिलीजियस फंक्शन, इनके लिए। तो ये हो गया मीडियम। तो शॉर्ट टर्म हो गया मीडियम। अब लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म जो होता है वो 5 साल से 15 से 20 साल तक के लिए होता है ना, और बहुत लंबे समय का ये लोन होता है। ये होता है कोई परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड कराना हो, ट्यूबवेल कोई करवाना हो, लार्जर एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट लेनी हो, जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर्स है, और पुराने डेप्ट जो है वो चुकाने हो। इस तरीके के ये जो लोन है ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम जो है इनको बांटा गया है।
और देन आता है ऑन द बेस ऑफ पर्पस। सर किस पर्पस से लोन दिए गए हैं? एक तो प्रोडक्टिव लोन उन्होंने लिया है। प्रोडक्टिव लोन का मतलब है कि वो प्रोडक्शन के काम आएगा। प्रोडक्टिव लोन रेफर्स टू द लोन विच हेल्प द फार्मर इन रेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। जैसे उन्होंने सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, इम्प्लीमेंट्स के लिए, है ना, इनके लिए लोन लिया हो। और एक है अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव यानी लोन विच डू नॉट हेल्प इन रेज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे। जैसे रिलीजियस सेरेमनी के लिए, मैरिज के लिए, है ना, तो ये जो लोन लिए गए हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? अनप्रोडक्टिव लोन कहलाएंगे। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीटेड है। आप इस चैप्टर को अच्छे से एक बार दोबारा रीड करें क्योंकि काफी बड़ा है। लेकिन इसके लिए मैं कहूंगा कि जो छोटी छोटी अलाइड एक्टिविटीज है ना, इनके क्वेश्चन नॉर्मली आपके जो है वो आपके आते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो क्वेश्चन है, एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। और इसके अलावा हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन भी जो है वो आपका आ जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे डेयरिंग है या फिशरीज है, सही है, एनिमल हस्बेंड्रीज है। ये सब डाइवर्सिफाइड जो एक्टिविटी हैं, इनके बारे में रेगुलर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बनते रहते हैं, सही है। एक ये वेरियस टाइप ऑफ मंडी, अपनी मंडी, ये जो सब डायरेक्ट मार्केटिंग वाले टॉपिक थे, ये भी आपका जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। इसके अलावा एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक है, और पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ये रेगुलर रिपीटेड क्वेश्चन है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होती है, सही है, इसके बारे में क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्वेश्चन जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट इसके अंदर रहता है। इसके अलावा नाबार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका भी अपन को ध्यान रखना है, सही है। तो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारी चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से और रिपीट करिए जिससे आपका काम अच्छे से अच्छा हो। ओके, थैंक यू।